बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एसीसी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं? सवाल है मेरा आपसे। सर, विदाउट स्टडी टेक्स्ट रीडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं? स्टडी टेक्स्ट तो पूरी रीड करी नहीं, या यूज क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं विदाउट 100% लेक्चर। 100% लेक्चर से पहले क्वेश्चन में जाना कैसा है? तो एक हो सकती है आपकी सोच और एक वो है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहता हूं, इवन नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल पेज नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड आपने बुक से नहीं पढ़ा और आप मेरे पास आए और आप मुझे कहती हैं और आप मुझे कहते हैं सर, आई एम
हमने कोई किट डाउनलोड कर ली सर, हमने ओपन ट्यूशन के और फ्री जितने लेक्चर्स थे वो सब उठा लिए। कहता हूँ दोस्तों इन सब से बात नहीं बनती, ये सब आप देख रहे हो ना, इन सब से बात नहीं बनेगी, ना इससे बनेगी। आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट गाइडेंस चाहिए। तो वो पिन पॉइंट गाइडेंस कैसे मिलेगी आए देखते हैं। चले अब सुने, मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूं कि कौन सी बातों से एसबीएल की तैयारी शुरू करनी है और कैसे लेके जाना है। देखो भाई दोस्तों, हमारे सामने क्या था दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू एसबीएल। अब मैं कहता हूं वर्ड आपके सामने, हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन। प्रेपरेशन शुरू कैसे करनी। यहाँ पे जितने लोग अभी लेक्चर सुन रहे हैं देख रहे हैं, वो सबके सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। मेरा लर्निंग स्टाइल कुछ चीजों में ऐसा होता है, कुछ चीजों में कि मैं कहता हूँ पहले मुझे थ्योरी पढ़ा दो, फिर मुझे उसकी एप्लीकेशन दिखाओ। लेकिन अगर मैं जाके किसी इंडस्ट्री की वर्किंग समझना चाहता हूँ ना, तो ये मेरा स्टाइल नहीं चलेगा। मैं उनसे बोलूंगा पहले आप मुझे टेक्सटाइल्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दें, टेक्सटाइल्स वर्क कैसे करता है। तो हो सकता है मुझे वो 5 मिनट की इज्जत दे दें और मुझे बोले देखिए एक होती है डाइंग, एक होती है स्टिचिंग, एक होती है क्वालिटी एश्योरेंस। वो मुझे कुछ हो सकता है बातें कर ले, लेकिन समझ में मुझे टेक्सटाइल को देख कर ही आएगा। जब मैं टेक्सटाइल के यूनिट्स को चलता हुआ देखूंगा कि वीविंग क्या होती है, डाइंग क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, तब देख के समझ में आएगा क्या होता है। तो कुछ चीजें बाय डूइंग लर्निंग होती है। मुझे बताएं, पेपर में जो सवाल आएगा वो आपने पहले कभी देखा होगा? नहीं। पेपर में क्या 4 घंटे के लिए एक ऐसा अननोन केस आना है जो गुलाम मुस्तफा ने भी नहीं देखा, अली ने भी नहीं देखा, साद ने भी नहीं देखा, उस्मान ने भी किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं डील कैसे करूंगा अगर मैं हमेशा ही अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता हुआ चला हूं। जब पहले मुझे ये पता चल जाएगा ना, फिर मैं कुछ करूंगा। जिंदगी जैसे सिखाती है वैसे एसबीएस सीखना है। क्या मतलब, चैलेंजेस को लेना है। सर बोल रहे हैं ऐसे पढ़ना है, सर की स्ट्रैटेजी पूरी फॉलो करनी है, राइट लेफ्ट नहीं देखना। इफ यू आर विथ मी देन यू आर विथ मी, आपको आगे पीछे कुछ सोचना ही नहीं है। और आप एग्जाम फीडबैक स्टूडेंट्स के जो रजिस्टर के शुरू में भी लगे हुए आप पढ़ेंगे, तो उनमें कॉमन चीज ये होगी कि उन्होंने पूरी चीजों को फॉलो किया था। एंड आई कैन से दिस, जो फॉलो करता है उसकी फॉलोइंग में थोड़ी कमी हो जाए वो पास हो जाएगा। जिसने फॉलो करने के साथ फॉर्मूला मिक्स किया, ही और शी इज लाइकली टू फेल। आई एम वेरी सॉरी, वो ब्लेंडर करेगा, वो 20 लाएगा, 32 लाएगा, क्योंकि मेरी स्टडी से वो कुछ और मिक्स कर देगा। और वो चूंकि इतनी डिफरेंट है, मैं इतना एग्जाम फोकस डे 1 से चलता हूँ। अभी आपके सामने पास पेपर लाने वाला हूं मैं, आज डे 1 रिज्यूम कर रहा हूं मैं, और मैं बोल रहा हूँ आज ही मैं तुम्हें पास पेपर दिखाऊंगा। सॉल्व तो नहीं कर सकते यार आज, लेकिन ये तो दिखा सकता हूँ सवाल क्या आने वाला है। यानी जब टॉपिक पढ़ोगे तो जहन में ये चलता रहेगा, अच्छा सर ने सवाल दिखाया था ना, इसके सवाल ऐसे बने। और जिसका सवाल समझ में नहीं आएगा क्वेरी बना लूंगा सर के पास, सर से क्वेरी सेशन में सर से मुलाकात होगी, सर से व्हाट्सएप पे बात करूंगा, सर से फोन करूंगा, सर से पूछूंगा सर ये टॉपिक कैसे एग्जामिन होगा, सर लोकल लीडरशिप का क्या मतलब है, सर कल्चरल वेब का क्या मतलब है, सर पैराडाइम का क्या मतलब है, सर सीएसआर एट ऑल लेवल्स का क्या मतलब है। ये जुमला फिर आप मुझसे पूछ लेंगे, लेकिन जब पहले क्वेश्चन सामने हो। तो हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन। प्रेपरेशन स्टार्ट करने में दोस्तों फर्स्ट थिंग इज कि टेक अ क्लीन शीट एंड यू शुड बी एट 0 पॉइंट। किसी को पता है 0 पॉइंट किसे कहते हैं? 0 पॉइंट से कहते हैं दोस्तों, शहरों में ये जगह भी होती है। 0 पॉइंट उस जगह को कहते हैं जहां से सारी जगहों के रास्ते निकलते हैं। 0 पॉइंट का मतलब होता है यू आर रेडी टू गेट सेट गो, आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। आप 0 पॉइंट पे आ जाए और आपकी कोई अजम्पशन नहीं होनी चाहिए। ये मेरी पहली कंडीशन है कोर्स शुरू करते हुए, नो अजम्पशन, कोई अजम्पशन नहीं होगी। सर मेरे दिल में वसवसा आ रहा है, सर से मैसेज कर दें, फुर्सत में सर का जवाब आता है, 50 दफा कर दें मैं बुरा नहीं मानूंगा। अजम्पशन कोई नहीं होगी, ऐसा कर लूंगा तो ऐसा होगा, सर ने कहा है तो फिर सही है, सर ने मना किया है तो फिर मना किया। नंबर 2, दूसरी बात, आई विल फॉलो इन स्प्रिट। इन स्प्रिट का मतलब दोस्तों होता है बॉक्स टिकिंग ना करना। व्हाट इज बॉक्स टिकिंग बेटा? बॉक्स टिकिंग ये है खाना पूरी। बॉक्स टिकिंग खाना पूरी, खाना पूरी इज किसी काम को इसलिए करना कि मुझे कोई पूछे आपने किया, मैं बोलूँ हाँ मैंने किया। यार तुमने कंपनी की वो ट्रेनिंग ली थी? हाँ मैंने ली थी। कैसे ली थी? भाई यार सच बताओ, मैं चला गया था सुबह 9 बजे, मैं तो ट्रेनिंग से निकल के बाहर जूसेस पी रहा था, फिर 11 बजे एंटर हुआ, उन्होंने 2 सवाल किए, मैंने कहा सॉरी आई नीड सम ब्रेक, फिर वापस चला गया, फिर मैं थोड़ी रिफ्रेशमेंट करी, बाहर फोन कॉल पे था,
सोशल मीडिया यूज किया, स्टेटस डाले, चेक इन किया, ये किया, वो किया, पूरे दिन मैरियट में गुजारा, ट्रेनिंग बराए नाम ली, बिकॉज इट वाज नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू मी। बताओ, कंपनी में जो लोग बैठे हुए हैं, साद कंपनी में बैठा हुआ है, हसन कंपनी में बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कहाँ, मैरियट में बैठ के। और एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बॉक्स टिकिंग। इन स्प्रिट ट्रेनिंग क्या होती है, व्हेन आई रीच द वेन्यू, तो उससे पहले सुबह मैंने 2 वीडियोस देख ली थी कि ये सैप का ये वाला मॉड्यूल जिसको आज सिखाया जा रहा है, इसके अंदर है क्या, तो उसको मैं थोड़ा देखता हुआ आया था। जब मैं उसको देखता हुआ आया था तो मेरे क्वेश्चंस रेडी थे, I was ready to get mingle in with the instructor. So I was looking for the networking break, which was supposed to be given at 15 past 11. 11:15 बजे आमतौर पर सेशंस में एक नेटवर्किंग ब्रेक मिलता है। उस नेटवर्किंग ब्रेक का मकसद ये होता है कि आप बैठ के समोसे जो दिख रहे होते हैं वो ना खाएं, बल्कि जाके इंस्ट्रक्टर को बोले सर साहब दिस इज मोहम्मद साहब फ्रॉम दिस इज फला फ्रॉम फला, और अब बताएं इंट्रोडक्शन, और कोशिश करें उससे बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करें, कोशिश करें उससे गपशप लगाएं। ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये स्टोरीज केसेस में आएंगी। एचसीएल आपको 12 पेज पे पूरी दुनिया दे देगा, 10 पेज पे पूरी दुनिया देगा, और सोचवाएगा, सोचो 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 सोचो, इसी केस में सोचो। तो जब स्टोरी की सुनने की आदत होगी और इसी तरह जहन में चीजों को इलस्ट्रेट करने की आदत होगी, तो फिर सुनना आसान हो जाएगा। तो जो भी चीज करेंगे वो इन स्प्रिट करेंगे। इन केस कभी होमवर्क नहीं किया, आप व्हाट्सएप कर देंगे, सर आई एम सॉरी, आई एम कमिंग टू द क्लास बट आई हैव नॉट डन इट, आई प्रॉमिस बाय टुमारो आपको मिल जाएगा। ये सच बोलेंगे तो बात बनेगी। नेक्स्ट बात दोस्तों, एक आखिरी पॉइंट लिखना है। जब बोलूंगा ना राइट, जब आपको राइट ऑर्डर मिलेगा, राइट, जब आपको बोला जाएगा थिंक, जब आपको बोला जाएगा ट्राई, यही 3 मिलेंगे आपको। कभी सोचने का बोलूंगा, कभी बोलूंगा लिखो, कभी बोलूंगा कोशिश करो। ये 3 चीजों पे आपने बिल्कुल लबैक कहना है, कोई और पॉइंट नहीं है। आपने पूरी बात एक्सेप्ट कर लेनी, जी सर कर रहा हूं, जैसा आप कहते हैं वैसे करूंगा। अगली बात दोस्तों, अब यहां से अगली बात बेटा क्या है, अब जरा समझिए प्लीज। यहां से अगली बात है हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन के बाद द नेक्स्ट विल बी डूज एंड डोंट्स। ये डूज एंड डोंट्स दोस्तों पेपर के साथ आएगा, ओबियसली पेपर पढ़ाते पढ़ाते आपको साथ समझ में आएंगे कौन सी बातें डूज है, कौन सी बातें डोंट्स है। डूज और डोंट्स को मैं यूं कर देता हूं, मैं 3 बड़े डूज एंड डोंट्स लिख देता हूं। जो डोंट होता है उसका ऑपोजिट डू होता है, जो डू होता है उसका ऑपोजिट डोंट होता है, दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो एक वेरी फोकस्ड अबाउट थ्योरी। सर पढ़ाई आप थ्योरी रहे शुरू में, तब भी कह रहा हूं ओवरली फोकस जो हो जाते हैं ना, अब मैं इसको यूं करूंगा, ओवरली फोकस मरवाता है इंसान। वो क्वेश्चन शुरू करने नहीं दे रहा होता बच्चे को, यार एक दिन और रिवीजन कर लूं, एक दिन और रिवीजन कर लूं। जो हमारे सीए एसीसी के एग्जाम्स में बच्चे फेल होते हैं ना, उनका मेजर रीजन ये होता है दे हैव वेरी पुअर रिवीजन टेक्निक। ये वक्त बताऊंगा मैं खुद। कुछ लोगों के लिखने में स्टाइल ही स्पीच का होता है, जैसे वो बात करते हैं ना वही अंग्रेजी वो लिखते हैं, और रिटन और स्पोकन दोनों में बहुत फर्क है। वो अंग्रेजी मरवा देती है,
मैं आपको एक आपने शायद इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में एक चीज आपको याद हो, एक स्टूडेंट का फीडबैक था कि मैं फेल होता रहा, फिर मुझे किसी ने सर साहब को रिकमेंड किया, मैं सर के पास आया और वो वाकई माशाल्लाह काफी रिनोन टीचर से पढ़ा हुआ था। तो उसने बोला मैं सर साहब के पास आया। अब जब वो सर साहब मेरे पास आया, उसकी वन ऑफ द वीकनेस ये थी, उसकी अंग्रेजी की टोन, मुझे टोन ही गलत, बस मैंने उसे डिस्करेज नहीं किया, मैंने कहा और लिख के दिखाओ, अच्छा खाली इसको चेंज कर लो। क्योंकि एट सम टाइम्स किसी को, कुछ लोग जब ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं ना, और आप उनको बोलते हैं नो यू आर राइटिंग इन द रॉन्ग वे, वो बेचारे समटाइम्स इतना डिमोटिवेट होते हैं कि उनको अपने लिखने में शक होना शुरू हो जाता है, मैंने सही भी लिख रहा हूँ। इसी रूम की बात कर रहा हूँ, 12-12 एक 2-2 बजे तक बच्चों की कॉपीज चेक की हैं, इसी जगह की बात कर रहा हूँ जहां से बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ये जगह दोस्तों कॉपीज चेक करें, ऐसे स्टूडेंट होते थे, ऐसे गुजरे, बेटा ये गलत है, इसके 0 बनेंगे, बेटा इसका 1 बनेगा। उन्होंने बोला जी सर, ओके सर, सर वजह बता दें सर, वजह मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूँ आगे, बेटा इसकी वजह ये है, यहाँ पे 1 इसलिए, यहाँ पे 0 इसलिए। एक ऐसा स्टूडेंट मुझे याद है, इससे बोला, उसने वैसे मेरी कॉपी तो चेक करी, मैंने क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, सब खड़े हुए, मुझे पता था उसके 0 है एक्चुअली। उसने बोला नहीं सर मुझे मार्क्स 0, नीचे आया, अरे 0 0 0। उसने कहा सर ये क्या सर, आप तो मुझे 0 दे रहे हैं, उनको मार्क्स दे रहे हैं। मैंने कहा यार मेरी पर्सनल आपसे कुछ नहीं है दोस्त। कह रहे हैं मैंने तो लिखा है, नहीं आपने जो लिखा है अपने हिसाब से लिखा है, आप मेरी बात फॉलो ही नहीं कर रहे हो। कि उसी बैच में उसका रिजल्ट बहुत बुरा है, और आई वाज वेरी मच skeptical about his performance because कभी कभार ऐसे होते कुछ स्टूडेंट्स, जब आप स्टूडेंट बनते हो ना तो आप टीचर के आगे अपनी ईगो नहीं रखते हो, ये थोड़ी सी बेवकूफी होती है, नासमझी होती है। आपकी गलती हो रही है, आप शर्माओगे, मेरी गलती हो रही है, मैं अपने टीचर से शर्माऊंगा तो सीखूंगा क्या? मैं बोलूंगा सर आप 50 जूते लगाए, लेकिन सर मुझे बना दे, बना दे नहीं कि सर इसमें क्या गलती है, सर इतना तो मैंने अच्छा लिखा है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ उसके अंदर मैं अपने टीचर्स की चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, चलो मैं अपने आप को क्वेश्चन करने को तैयार नहीं। दोस्तों उनकी स्पीच में गलती होती थी, यानी वो जो बोलना होता है ना, बोलना इज लाइक यू नो व्हाट one should be like this, one should be very much sensitive to the needs of others, one should be do you like this, do you write like this, no you talk like this, एक्चुअली actually ये अल्फाज लिखने के होते हैं या बोलने के? बोलने के, लिखने में एज इन ये लोग करते हैं, लोग ये लिखने के या बोलने के? बोलने के। और जब किसी की स्पीच में ये आते हैं तो हम उनकी बुराई नहीं कर रहे होते, हम ये बोल रहे होते हमें ये ड्राफ्टिंग करते हैं माशाल्लाह मोर देन डेकेड हो गए, मोर देन डेकेड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग भी करते हैं, कितने इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि भाई दोस्तों सुनो, सीख लो, सीखने आए हो। मरता वो है जिसको पहले से आता है और वो थोड़ी ब्लॉगिंग करता है और थोड़ी कंटेंट राइटिंग करता है, तो वहां की अंग्रेजी और इस अंग्रेजी में फर्क है। सीखता वो है, अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है, जिसको बिल्कुल नहीं आता हो तो वो बहुत अच्छा सीखता है, मैंने देखा है वो बहुत अच्छा, जिसकी इंग्लिश वीक होती है ना वो अच्छा सीख लेता है, तो उसको फिक्र होती है, वो एक चीज को फॉलो करता है। और दूसरा वो सीखता है जो ये बोलता है ठीक है मैं एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, आज तक मैं ब्लॉगर था, कंटेंट राइटर था, फला था, आज मैं न्यू प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, मैं एक नया बंदा बन रहा हूँ, अब लिखूंगा अलग तरीके से, ये भी सीख लेता है। जो अपने ओवरऑल वही स्किल को लेकर चलता है वो फंसता है, ये आपने नहीं करना। आखिरी बात दोस्तों, चीजों को पेंडिंग नहीं छोड़ना, पेंडिंग नहीं छोड़ना, यानी आपने डिले टैक्टिक यूज नहीं करनी। डिले टैक्टिक ये होती है बस इंशाल्लाह कल आ जाएगी, ये मैं देख लूंगा, एक साथ ही देख लूंगा सर। मैंने एक दिन आपको दिया कि रेल, एक सवाल अभी आ जाएगा रेल को के नाम से, स्पेसिमेन नंबर 2 है। मैं आपसे कहता हूं कि यार जाएं और 3 डेज में इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स करके आए, 3 डेज में 2, फिर आपको बुलाता हूं, फिर 3 डेज में 2 रिक्वायरमेंट देता हूं, आप 2 हफ्ते बाद आते हो, आप कहते हो मैं एक दिन में दोनों सवाल कर लूंगा। आपके और दूसरों की लर्निंग बराबर हो ही नहीं सकती। उन्होंने 2 रिक्वायरमेंट्स पे 3 दिन लगाए हैं, मेरी हर चीज को लिखा है, आपसे मुझे पैसे निकालूंगा यार, मैच नहीं बन, मैच पड़ेगा बहुत मुश्किल। अब आए थे दोस्तों डूज एंड डोंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। अब वक्त आया है क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं एसपीएल में। दोस्तों हमारे सामने अब आएगा स्पेसिमेन पेपर 2।
इस पेपर का नाम है रेल कोड। पेपर का नाम है रेल कोड। एक केस है पब्लिक सेक्टर कंपनी का। एसबीएल में कुछ सवालात ही ऐसे हैं जो टॉपिक से भी बढ़ के वैल्यू रखते हैं। हम उन सवालात से ही सीखेंगे। ये हमारी अप्रोच है लर्निंग की, जो कि बहुत स्मार्ट और बहुत फास्ट अप्रोच है। उनमें से एक सवाल स्पेसिमेन पेपर 2 है। स्टार्ट। सवाल ऐसे आता है, एक इंट्रोडक्शन होता है जिस कंपनी के बारे में बात होनी होती है। पूरा सवाल पढ़ाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि एसबीएल का क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया होगा कि यार एसबीएल क्वेश्चन में इस तरह बातें आती हैं। तो रेल कंपनी क्वेश्चन का पहले आया इंट्रोडक्शन। रेल कंपनी कौन है, ट्रस्ट बोर्ड कौन है, किसको रिपोर्ट करते हैं। फिर उनकी थोड़ी सी क्या दे दिया दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल या एक ओवरऑल चार्ट दे दिया, जिसमें बता दिया कि एक ट्रस्ट बोर्ड है, उसके बाद इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और फिर उनकी डिफरेंट कमेटीज हैं। फिर यहाँ से गेम शुरू कर दी, क्वेश्चन पढ़ाना शुरू कर दिया और हम ऐसी स्क्रीन पे पढ़ा करते हैं। अभी तक चल रहा है दोस्तों, नाम क्या है, इंट्रोडक्शन। अब सवाल की गेम शुरू होगी। जब इसने इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया तो वो बताएगा कि अब आपको सवाल में आगे मिलेगा क्या। और सवाल एसबीएल का एग्जिबिट्स में ब्रोकन होता है। किसमें ब्रोकन होता है बेटा बताओ, एग्जिबिट्स। एग्जिबिट 1 है आपके सामने, मैं कलर चेंज करता हूं और here it is, दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 एग्जिबिट्स है। 6 एग्जिबिट्स है। अच्छा, अगर हम इन 6 एग्जिबिट्स पे गौर करें एसबीएल की, तो इनके अंदर कुछ नाम लिखे हुए, ये आप खामोशी से पढ़ें जरा खुद पहले कि 6 एग्जिबिट्स क्या बोल रही हैं। 6 एग्जिबिट्स का मतलब है इन 6 चीजों के बारे में बात है। आज से पहले पेपर्स में स्टडी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होती थी, केस आता था
कौन सा अपनी सीवी यहाँ पे लोग कॉपी करके बनाते हैं और नाम चेंज करते हैं, सही है। तो यहाँ पे बोला है कि आपने उनकी सीईओ की सीवीज देखी, ठीक है, और आपने बता रहे हैं माशाल्लाह इतने काबिल, आप बताएंगे कौन सूटेबल कैंडिडेट है, ठीक है जी। एंड नंबर 6 once again एनालिसिस है, ये फाइनेंशियल कंट्रोलर ने बनाया है और इस पर कुछ बात होगी। अब मैं आगे करूंगा तो क्या शुरू होगा, आप मुझे बताओ। एग्जिबिट शुरू होंगे? एग्जिबिट नहीं, पहले आपको बताया जाएगा कि इन सबको पढ़ना कौन सी लेंस लगाते हैं। यू नीड टू फिक्स द लेंस। मैं बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूं, मेरी स्टोरी का मकसद क्यों सुना रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोशल मीडिया पे या अपने अपने पेज पे जाके एक स्टोरी सुनाई एक चाय वाले की, एक सिंपल सी स्टोरी सुनाई। चाय वाला है और वो चाय वाला जहां पहले काम करता था वहां पे बहुत ज्यादा रश का माहौल था, उसको नमाज का ब्रेक नहीं मिलता था और वो अपने अंदर अंदर घुट रहा था कि यार मेरी कुछ तो नमाजें कजा हो जाती हैं, कुछ मैं ऐसे ही बस कैसे पढ़ता हूँ ये मुझे पता है। तो बहुत परेशान था। इस चक्कर में उसने अपने किसी चचा मामा को बोला और उन्होंने बोला कि हाँ यार ये बात तो है और जगह ढूंढो कोई और, इधर काम नहीं करना। लोग भी अच्छे नहीं थे उधर के। तो वो तकरीबन 1.5-2 साल जगह ढूंढते रहे, फिर उन्हें एक जगह मिली नियर बादराबाद और उस जगह में उन्होंने बिल्कुल राइट ऑपोजिट टू दैट प्लेस डायरेक्टली वहां पे सामने मस्जिद, उस जगह को उन्होंने डन किया, उसके पैसे जमा किए, उस जगह को खरीदा। नीयत क्या है? टू इंश्योर दैट कि मेरी नमाज मस्जिद में हो जाए 5 नमाज। फिर अल्लाह ने उन्हें वो जगह दी तो लॉकडाउन लग गया, फिर इनकी ओपनिंग मसला हो गया। फिर अल्लाह ने इनको ओपनिंग दी, दूसरी दुकानें करीब इतनी बड़ी बड़ी हैं और इनकी दुकान कंपेयर टू साइज इतनी छोटी है, लेकिन अल्लाह ने लोगों के दिलों में उनके लिए ऐसा कुछ डाला कि लोग खिंच के उनकी तरफ आना शुरू हो गए। फिर जब मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि वो जो मेन जो खड़ा होता है भाई, जो चाय बना रहा होता है, अक्सर उसी की ड्यूटी होती है। तो उसने बोला है फजर के बाद से लेके इशा तक की ड्यूटी मैंने ले ली। और मैंने बोला ये काम तो मैं करूंगा। क्यों? वो बोलते जब तक मैं जागता रहूंगा हर नमाज का ब्रेक लूंगा, सामने मस्जिद जाऊंगा, जोहर के बाद थोड़ा कुरान पढ़ लूंगा, असर के बाद थोड़ा पढ़ लूंगा, या मगरिब के बाद पढ़ लूंगा, या ईशा के बाद पढ़ लूंगा। कुरान भी हो गया, नमाजें हो गई 5, बाकी बस हलाल रिस्क अल्लाह दे रहा है। अब मेरी जिंदगी में टेंशन नहीं। अब ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई, इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि दोस्तों इसने तो कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी थी, ये मोटिवेट कैसे हुआ? इसने तो कोई फेसबुक वीडियो नहीं देखी थी, ये मोटिवेट कैसे हुआ? नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि इंसान कंसिस्टेंटली इस चीज की तड़प रखे, अल्लाह पाक को दे देता है अगर वो खैर सही चीज मांग रहे हो। इसी तरह ऐसी स्टोरी के मल्टीपल लेंसेज हो सकती है। एक लेंस ये हो सकती है कि देखो कोई किसी इंसान को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यार ये चाय वाला है, यार ये तो सुबह से शाम इसी में लगा हुआ होगा, आपको पता नहीं कोई कितनी कुर्बानी से खड़ा हुआ है, चौकीदार है, कितनी कुर्बानी से खड़ा हुआ है, इसकी कितनी अंदर कितना ही एक आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है। ये बंदा आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होता है तभी तो अपने टाइम टेबल को देखता है। वो लोग जो विद द विंड चलते हैं, विद द विंड चल रहे हैं, ऐसे हालात है तो ऐसे हैं, वैसे हालात है तो ऐसे हैं, वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग तो नहीं होते। आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग वो होते हैं जिनको बता दें आई एम डूइंग दिस, मैं खड़ा हूं यहाँ पे तो मुझे पता है मैं क्यों खड़ा, 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10 को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे लॉजिक पता होनी चाहिए और मुझे डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये आइडियोलॉजिकली क्लियर लोग होते हैं। दोस्तों इसी तरह यहाँ आपको ऐसी कोई 5-6 स्टोरी सुनाई जाएंगी, लेकिन स्टोरीज में लेंस क्या रखनी है? आपने स्टोरी सुनी, आपने तो मुझसे स्टोरी सुन ली कि यार एक चाय वाले की ये स्टोरी है। नियत फॉर एग्जाम्पल ये हो सकती है, देखो लोग दोस्तों नमाज के लिए कितनी एफर्ट करते हैं, और नियत कुछ भी हो सकती है, एक डिटर्मिनेशन भी हो सकती है वगैरह वगैरह। इसी तरह दोस्तों अब आओ, अब इनको पढ़ना किस लेंस से है, आगे रिक्वायरमेंट्स बताएं। सिर्फ रिक्वायरमेंट ए ये हर क्वेश्चन में आपको रोल दिया जाए। अभी आप हैं ऑडिटर, अभी आप बिजनेस एनालिस्ट बन जाएंगे, अभी आप नॉन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, वहां से आप एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट बन जाएंगे, वहां से आप आ जाएंगे तो एक आईटी स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। आपने बार बार रोल चेंज करना है।
मुझे पता है रोल चेंज तब कर पाएंगे ना जब रोल के बारे में थोड़ी गपशप तो की होगी। फॉर एग्जाम्पल, I ask you to play a role of a senior brother, an elder brother at home, जहाँ पे बहुत सारे cousins मिलके ये फैसला कर रहे हैं कि we would like to go to this beach for picnic, और आप एक elder हैं और वो सब youth है बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? कैंसिल कैसे कराएंगे? सही है? या आपने क्या बातें करनी है, आपने क्या प्रिकॉशन अपनाना है, या आपने उनसे क्या प्रोमिसेस लेने हैं बिफोर गोइंग फॉर द टर्टल बीच और फला बीच और ये बीच। तो आपने इस पोजीशन में सोचना है, ये सोचवाने का काम है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये हमारे करने का काम है आपके साथ। तो इन एटलीस्ट 3 से 4 सवाल तो आप मेरे साथ लर्निंग के लिए करेंगे। किसके लिए? उसके बाद आपकी कॉपी चेक होना शुरू होती है। ये जहन हमारा क्लियर हो चुका है। 3 से 4 सवाल हम किस पे करेंगे? लर्निंग के लिए। नाम बताया था अभी से, रेलको करेंगे, नेबाय करेंगे, डीसीएस करेंगे। जैसे ही रेलको से निकलेंगे ना आगे, मेरे मशीन शॉप के लेक्चर शुरू हो जाएंगे। और मशीन शॉप के लेक्चर शुरू होने का मतलब है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एसीसी एसपीएल ड्राफ्ट। वहां से वो गेम शुरू हो जाती है। उसमें सब फिनिशिंग वाली फाइल शुरू हो गई है। ये फाइनल प्रोजेक्ट शुरू हो गया साथ साथ। उसके साथ 4 चीजें चल रही होंगी। ये F9 का सवाल तो नहीं है दोस्त कि अभी शुरू किया इन्वेस्टमेंट अप्रेजल खत्म हो गया। ये तो 100 मार्क का पेपर एक ही सवाल होता है पूरा। इसका तो सवाल हफ्तों खिंचता है। मशीन शॉप 2-2 3-3 हफ्ते में होता है, रेल को में पूरे एक हफ्ता लग जाता है। तो तभी ये व्हाट्सएप पे जो रास्ता है ना, वो इसलिए जरूरी होता है कि पूरे वीक का एक गैप आ जाता है। तो स्टूडेंट से पूछते हैं, हाँ भाई कहाँ पहुंचे, किधर पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, अपडेट देते रहो। अब जो आप खुद ही अगर इंशाल्लाह जाके अपडेट देना शुरू कर देंगे, एवरी वेडनेसडे नाइट सर को अपडेट देनी कि मैंने वेडनेसडे तक कितना किया, तो आपको एक फिक्र होना शुरू हो जाएगी, हाँ यार मुझे रिपोर्ट देनी है, पढ़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, यूएफबी आज में मेरा ब्रीफिंग पेपर अब बोलो ब्रीफिंग पेपर। अच्छा, ये अलग ऑडियंस होगी जिसको लिखा जाएगा यहाँ पे फॉर सेल कंपनी। हर रिक्वायरमेंट का अलग टास्क होगा करना चाहिए। हर रिक्वायरमेंट की अलग प्रोफेशनल स्किल होगी, वो भी आगे आ जाएगी। हर नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड चेयरमैन किसके भाई? नॉन नॉमिनेशंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैं इसी में एक काम करता हूं, अगर रोल किया, और जो आपका रोल होता है उसके सामने क्या होती है? एक, बोलो बेटा मेरे साथ, ऑडियंस होती है। हर रिक्वायरमेंट में कोई प्रोफेशनल स्किल दी हुई होगी और कोई फॉर्मेट दिया हुआ होगा। हर रिक्वायरमेंट में टास्क होगी, करना क्या है, व्हाट टू डू। और हर रिक्वायरमेंट में कुछ क्वेश्चनिंग वर्ब होंगे, एनालाइज, इवैल्यूएट, और हर रिक्वायरमेंट में कुछ मार्क्स होंगे। तो प्लानिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है।
रोल, इसकी भी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सीईओ। आपने पूरा पूरा कॉपी करना है मेरे दोस्तों। दोस्तों प्लीज कॉपी करें इसे। तो दोस्तों 7 बातें हर रिक्वायरमेंट में देखनी होती हैं। रोल भी देखना होता है, ऑडियंस भी देखनी होती है दोस्तों। और ऑडियंस के साथ क्या देखना होता है बताते जाओ प्लीज मुझे। सर प्रोफेशनल स्किल्स देखनी होती है, कौन सी पूछी है। सर फॉर्मेट देखना होता है, कौन सा पूछा है। और बताओ बेटा क्या, और क्या क्या होता है बेटा। सर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सर टास्क हो सकता है, क्वेश्चनिंग वर्ब हो सकता है। मार्क्स प्लानिंग के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने
क्योंकि जब सवाल पढ़ रहे होते हैं आप प्लान कर रहे होते हैं कि कितने मार्क्स में किस हेडिंग से निकाल लूंगा। 100% तो इतना स्मार्ट नहीं होता स्टूडेंट, 100% फैसला कर चुका होगा यार मैं इसमें इतना लिखूंगा। लेकिन एक बहुत हद तक चीजें जो है ना माशाल्लाह स्टूडेंट्स कर कर सकते हैं, अगर प्रिपेयर्ड हो तो वो कर सकते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अच्छा बेटा, अब मैं बोलता हूँ वापस से आपको दिखाता हूँ रिक्वायरमेंट, और आपको मैं देता हूँ पूरा 1 मिनट, इसके ऊपर 7 चीजें ढूंढें और लिखें। लिख
ऑल राइट दोस्तों, ऑल राइट। नाउ रोल क्या मिला हमें? तो हमें रोल मिला नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव व्हाट? नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड चेयरमैन, नॉन नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या है बेटा बताओ? मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ, अच्छा भाई चेयरमैन किसके? ऑफ नॉमिनेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, एनसीजी कमेटी। ठीक है। ऑडियंस बेटा कौन है सर? ऑडियंस है रेल कंपनी ट्रस्ट बोर्ड। सही है जी, रेल कंपनी ट्रस्ट बोर्ड। अच्छा जी, प्रोफेशनल स्किल्स दोस्तों कौन सी बोली है? अगर हम प्रोफेशनल स्किल्स पे गौर करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा दोस्तों, फॉर्मेट क्या बोले? तो सर आप बोलेंगे ब्रीफिंग पेपर। टास्क व्हाट टू डू, सर ये रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली तो हमें समझ में आ रही है, ये एजेंसी रिलेशनशिप, राइट रिस्पांसिबिलिटी दोस पार्टीज, इट्स अबाउट एजेंसी रिलेशनशिप। सही है। क्वेश्चनिंग वर्ब कौन सा है? कौन सा वर्ब हुआ है यहाँ पे दोस्तों? हम देखते हैं आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लेन। ये एक्टिविटी दोस्तों तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि पेपर के अंदर हम जाएं तो मार्क्स हमारे पास है। ऐसा होता नहीं है कि अगर पेपर में हम जाएं तो हम हर चीज को रहे होंगे और लिख रहे होंगे, लेकिन इस एक्टिविटी करते ही होता है आपसे नहीं होती, कवर उसी के लिए पावर देता है। आप याद रखेंगे, आपने अभी तक मुझसे एक टॉपिक नहीं पढ़ा लेकिन सवाल सामने, इससे ज्यादा एग्जाम फोकस नहीं हो सकते। सही है, चलिए आइए जरा देखें क्या आपने यही बातें पिक की थी। चेक करें, देखिए दोस्तों क्या हमने यही पिक किया था? नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ एनसीजी, ऑडियंस रेल कंपनी ट्रस्ट बोर्ड, प्रोफेशनल स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स है, फॉर्मेट बीपी है, टास्क व्हाट टू डू इट्स अबाउट एजेंसी रिलेशनशिप, राइट्स रिस्पांसिबिलिटीज है, फिर आगे एंड क्वेश्चनिंग वर्ब है दोस्तों आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लेन्स, एंड आखिरी में दोस्तों मार्क्स है 8+2। ये 2 अलग इसलिए है कि जो मार्क्स के पॉइंट बनाने वो 8 मार्क्स के हिसाब से बनाने, और अंदाजे बयान और दीगर दीगर चीजों का ख्याल रखने के हमें 2 मार्क्स मिलेंगे, वो आ जाएगा उसके साथ ही आ जाएगा जी। इसके अंदर हमें आइडेंटिफाई एक्सप्लेन और जो दूसरा पार्ट है जिसमें राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके साथ हमें बोला है डिस्कस एंड डिस्कस। सही है, अदर पार्ट के लिए ऐसा ही है, बिल्कुल फाइन। तो दोस्तों ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन 1A। अब हमारे पास दोस्तों आएगा 1B। 1B को हम सामने रखेंगे, रोल हमारा सेम रहेगा, ऑडियंस भी सेम रहेगी, रोल ऑडियंस सेम है, चेंज आएगा बाकी चीजों में। आए इसको सॉल्व करें, ये 1B है रिक्वायरमेंट।
दोस्तों 1B की हमने 7 थिंग्स को आइडेंटिफाई किया। रोल सेम है जो 1A का है, ऑडियंस भी सेम है, प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो इवैल्यूएशन स्किल्स है, फॉर्मेट बेटा है बीपी यानी ब्रीफिंग पेपर, टास्क इज व्हाट टू डू, और वो है एनडीज पब्लिक कंपनी की उनके बारे में बातें। फिर क्वेश्चन वर्ब है असेस, और बेटा फिर उनके मार्क्स है 6+2। क्वेश्चन 2 के अंदर आपने ये देखा, यूआर असिस्टेंट ऑडिटर, आप कहां से जंप करें, देखें कितना डाउन आए, कहां आप चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, और वहां से गिर के आप असिस्टेंट ऑडिटर बने। आप देखें यार, अब पता है ये चीजें क्या है, मैं आपको समझाऊं एक बात बेटा। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करता कि यार वो आखिरी दिन आएंगे फिर बताऊंगा वो खास बात, मैं आपको हैंड ऑन बता रहा हूं। और आप सबके रजिस्टर्स में एक चीज बननी चाहिए, उसको मैं कहता हूँ दीवाने एसपीएल, यानी कि द क्रक्स ऑफ द पल्स ऑफ एसपीएल। वो हर बच्चा खुद नोट करेगा एक जगह और रजिस्टर में, जहां मैं कोई बात बोलूं या मैं नहीं बोलूं, आपको लगे यार ये मेरी गलती होगी, मैं लिख दूंगा। मैंने एक सवाल किया, उसमें मैंने एक ब्लेंडर मारा, और मुझे पता है वो ब्लेंडर है, अभी सर को भी नहीं दिखाया, मैंने किसी को नहीं दिखाया, मुझे पता है मुझसे ये गलती हुई है, मैं जाके वहां लिख दूंगा और रोमन में लिख दूंगा, मैं आइंदा ये नहीं करूंगा, मैं रोल को यूं डिफाइन नहीं करूंगा, मैं फला में ये बात नहीं लिखूंगा। तो हम इसको एक दीवाने एसबीएल कहते हैं, जिसके ना हम खास बातें लिख देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने भी रखनी है। अब देखिए यहाँ पे उस जैसी एक बात बताता हूँ, आप असिस्टेंट ऑडिटर हैं, एलेक्स रीड को रिपोर्ट कर रहे हैं, आपसे गलती हो सकती है, और आपकी बातों में बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं, और आपको इतना सख्ती से इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं, एक बच्चा बन के लिख रहे हैं। कभी ये आएगा कि आपको एक जूनियर ने एक चीज लिख के दी है, तुम बेटा एक मैनेजर हो और तुम्हारे पास ये लड़का काम करता है, ये नया आया है, इस लड़के ने कोई चीज बना के दी है, एक स्प्रेडशीट बना के दी, विच इज फुल ऑफ ब्लंडर्स, इधर भी गलती इधर भी गलती, बट इट इज अ रीजनेबल एफर्ट। आपकी नजर में तो बहुत गलती है, बट when you rate it down,
एक न्यू कमर है, 2 महीने हुए उसे फर्म में, उसने ऑडिट फर्म 2 महीने पहले ज्वाइन की, तो अब इसकी पोजीशन कैसी है? अब आपको बोला है कि आप इसको रिस्पॉन्स में लिखेंगे इसकी रिपोर्ट कैसे, तो आपने उठा के तलवारें नहीं चलानी है, मर जाते, ये काम कर दिया, इससे बेटर था ये हो जाता। आपने बच्चे की तरह बात करनी है, वेरी गुड एफर्ट, यू हैव मेड गुड एफर्ट, you know what, you need to get to know that there is a formula for this, you know what, this comes under this, एक बड़े भाई की तरह ब्रदरली रोल। तो ये रोल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा कोई टॉप लेवल वाला रोल मिल गया, उधर ब्लेंडर की गुंजाइश नहीं है, उधर आप जो लिखेंगे वो कॉन्क्रीट लिखेंगे और कैसे लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे। ये आपने रीड किया, रिक्वायर्ड क्या कह रहा है पढ़ें और आगे मुझसे फिल करवाएं कि रोल क्या है, ऑडियंस क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, फॉर्मेट, टास्क, क्वेश्चन वर्क एंड मार्क्स क्या है। 2 मिनट है आपके पास।
कि इस रिक्वायरमेंट के अंदर जब हम देख रहे हैं तो क्वेश्चन 2A है, रोल बन गया है दोस्तों असिस्टेंट ऑडिटर। सही है। ऑडियंस जो है हमारी वो सीनियर, क्या नाम था उनका, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर। प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी बोली है दोस्तों? सर प्रोफेशनल स्किल्स बोली है एनालिसिस स्किल। सर फॉर्मेट कौन सा बोला है? तो प्रिपेयर अ रिपोर्ट। अच्छा, अब मसला आ गया, मैं कंफ्यूज हो गया। उधर लिखा हुआ था असिस्टेंट ऑडिटर है और आपकी रिपोर्टिंग होती है सीनियर ऑडिट ऑफिसर को। आपको बोले एलेक्स रीड हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर द रेल कंपनी ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअल ऑडियंस कौन बनी? असल एक्चुअल ऑडियंस हमारी बनी आरसीटीवी। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा लाइन वाला बंदा है जो लाइन मैनेजर है, सीनियर ऑडिट ऑफिसर, शायद मैं इसको रिपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं जो काम करूंगा वो जाएगा किसको? आरसीटीवी। सर टास्क क्या है? सर टास्क टास्क ये है कि परफॉर्मेंस रिव्यू एंड परफॉर्मेंस रिव्यू करना है और साथ साथ परफॉर्मेंस एंड सर्वे रिव्यू। आसान लफ्जों में परफॉर्मेंस और सर्वे रिव्यू। सही है। क्वेश्चन इन वर्ब कौन से आए हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ब एक आया इवैल्यूएट और एक आया रिव्यूज। मार्क्स क्या है दोस्तों? सर मार्क्स है 12+2। दोस्तों दिस इज, ये सिलसिला है 2A का। चेक कर लीजिए मैंने आपने यही ड्रॉ किया है या कुछ अलग है, सेम है या नहीं है, ये चेक करना है। सही है, डन हो गया। आगे अब हम क्योंकि अब थर्ड टाइम करने जा रहे हैं, अब स्पीड थोड़ी और बेहतर हो। देखते हैं। A few days later, रीड करें दोस्तों।
एक लेटर लिखना है और वो भेजना चेयरमैन है रेल कंपनी ट्रस्ट बोर्ड को। वो करेगा क्या, रिव्यू करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, ये इसकी टास्क हो गई। और रिव्यूज जो है दोस्तों ये इसका क्वेश्चनिंग वर्ब हो गया। रिव्यू के बाद आगे थर्ड लाइन में आ रहा है एंड जस्टिफाइज। तो एक क्वेश्चन वर्ब जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई वर्ब वहां आता है दोस्तों जहां पर कोई चीज होती है और उस चीज को आपकी रीजनिंग से बस बिठाना होता है, तो आप जस्टिफाई करते हो उस बात। Professional skills marks are available for demonstrating skepticism skills in questioning the opinions and assertions made by the chief executive at recent board meeting. रोल तो हम कहेंगे वही है असिस्टेंट ऑडिटर का। ऑडियंस कौन है दोस्तों, ऑडियंस कौन सी है, तो ऑडियंस है दबा चेयरमैन ऑफ आरसीटीबी रिव्यू मीटर स्पॉट। स्किल्स कौन सी दोस्तों, स्कैप्टिसिज्म। और बेटा फॉर्मेट क्या है, बेटा फॉर्मेट है लेटर। टास्क क्या है बेटा, सर टास्क है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, टॉपिक का नाम लिख दिया बस। और ये भी है और एक आगे और है इंटरनल कंट्रोल्स एंड सीईओज सीईओज की जो फेल हुआ है और अपनी फिड्यूशियरी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर सका है, सीईओज फेलियर। क्वेश्चनिंग वर्ब क्या है दोस्तों हमारे पास, रिव्यूज एंड जस्टिफाइज। मार्क्स क्या है दोस्तों, 8+2। आगे ये देखें, रोल असिस्टेंट ऑडिटर है, ऑडियंस चेयरमैन ऑफ आरसीटीवी है, प्रोफेशनल स्किल्स कैप्सिज्म है, फॉर्मेट लेटर है, टास्क व्हाट टू डू इंटरनल कंट्रोल्स एंड सीईओज फेलियर। ठीक है जी। और क्वेश्चन वर्ब रिव्यूज एंड जस्टिफाइज फॉर मार्क्स 8+2। अब आ रहा है इट इज नाउ, एक सवाल आता है, देखिए इसलिए साथ साथ तैयार होता है, सुनिएगा। एक सवाल लोग पूछते हैं, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं फर्स्ट बैच मैंने जब इसके एसबीएल का फर्स्ट बैच था तो क्लास में बहुत दफा डूज एंड डोंट्स बताए, ऐसा नहीं करना। लोगों का एक मशहूर सवाल होता है सर सीक्वेंस अपनी मर्जी के रख सकते हैं अटेम्प्ट करने में। तो मैंने एक बात बताई थी कि एसबीएल कभी कभार टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। It is now 2 months after the letter was sent by the NAA to the chairman of the trust board. कोई फ्री क्वेश्चन पहले कर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता कि उसने 2 का दिमाग चलेगी 2 पे उसका। तो 2 और 1 के बाद ही जाके, यानी 1 और 2 के बाद जाके फ्री कर सकेंगे। ये बात समझाने के लिए क्वेश्चन काफी है, बस हम इतना कह सकते हैं हमें सवाल सीक्वेंस में ही अटेम्प्ट करने, आगे पीछे नहीं करेंगे। You are the non-executive chairperson of an ad hoc subcommittee constituted by NCG of the Rail Company Board. आपका रोल आ गया चेयरपर्सन ऑफ ad hoc committee। अब
आगे कुछ स्टोरी दी हुई है कि एनए का रिव्यू हुआ है, रिकमेंड किया है रेल कंपनी ट्रांसपोर्ट को, और ये बोला गया है कि सीईओ को निकाल दें। बोले जब सीईओ को निकालेंगे तो उसकी पोजीशन को एडवर्टाइज किया है, एडवर्टाइज किया है तो इंटरनेशनली भी किया है, नेशनली भी किया है। लास्ट 2 वीक्स में 2 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, यानी बहुत सीवीज आई होंगी, 2 शॉर्टलिस्ट किए और उनकी समरी सीवी की दी है, सीवी नहीं दी है, समरी दी है उसकी। क्या उसकी ये बात है? ठीक है जी, आइए देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड है बेटा, फॉलोइंग a review of the suitability of the shortlisted candidates against the outlined person specification, you have been asked by the chair of the NCG to do the following. क्या बात है दोस्तों बताएं? Write a report to the chair of the NCG which evaluates, क्या evaluate करेगा, the suitability of the shortlisted candidates for the position of chief executive of RailCo and recommend with justification which candidate you consider to be the most suitable for the position. Question skill marks are available for demonstrating commercial acumen skills in using your judgment to evaluate the relative merits of the 2 candidates. दोस्तों जल्दी से फिल करें।
रोल हो गया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन वाला, सही है। और ऑडियंस क्या है जिनको लिखना है, टू द चेयर ऑफ द एनसीजी, क्योंकि आप इसी की सब कमेटी का पार्ट है ना, आपका रोल भी इसी के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ एन एडहॉक कमेटी, फिर उसके प्रोफेशनल स्किल्स, कमर्शियल एक्यूमेन स्किल्स, उसके बाद है फॉर्मेट, फॉर्मेट है दोस्तों टास्क क्या है, टास्क क्या है बेटा, टास्क है बेटा हमें हमें सही सूटेबल हम ये कर देते हैं कि मतलब न्यू न्यू सी, बस न्यू सीईओ के बारे में काम करना है ना हमें, तो हम खैर हम पूरी टास्क करने की जरूरत नहीं, हम तो बस ये देख यहाँ पे ये एबिलिटी बन रही है कि हम चेक करेंगे, हम सिर्फ पिक हो रहा है सवाल, अभी टॉपिक भी नहीं पढ़े। अच्छा सीवी को रिव्यू करना भी बिल्कुल ठीक है, सूटेबिलिटी असल मैच करना है ना, न्यू सूटेबिलिटी का मैच और उसकी जस्टिफिकेशन। क्वेश्चनिंग वर्ब जो आया हुआ है वो आया हुआ है, एक इवैल्यूएट्स आया है और आगे है रेकमेंड, इवैल्यूएट्स एंड रेकमेंड्स। मार्क्स जो हमारे पास आए हुए हैं वो है 8+2, बेस्ट। चलो ऐसे ही चेक करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। बी, अब ये बी पार्ट चल रहा है, प्रिपेयर 2 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। मजे की बात ये पीपीटी बनाने के लिए आती है पेपर, इंशाल्लाह वो हमारे लेक्चर्स में सिखाई जाएगी। अच्छा पीपीटी जो है ना सिर्फ पीपीटी नहीं होती, पीपीटी के साथ पीछे नोट्स भी आते हैं, और याद रहे ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये पीपीटी में नहीं पढ़ाया था, इसमें कुछ चीजें पीपीटी है। फॉर एग्जाम्पल पीपीटी किसे कहते हैं सर, पीपीटी कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जिसमें कुछ 2 4 5 बुलेट्स लिखे हो, बाकी लेक्चरर लेक्चर दे। मैं तो यहाँ पे सवाल दिखा रहा हूँ सर, आप जो पीपीटी यूज कर रहे हैं वो पीपीटी के प्लेटफॉर्म एज अ डिजिटल स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। पीपीटी को बताऊंगा पीपीटी कैसे बनती है, पीपीटी तो ऐसी होती है जैसे ये, इतनी बात है, बस थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ होता है उसमें, ये जो पूरा पूरा डिटेल लिखा हुआ है ना ये डिजिटल स्क्रीन बन रही है, बस ये फर्क है, सही है समझना है। तो होता क्या है कि जब इतनी छोटी बात लिखी हुई होती है ना ऐसे, तो इसके नीचे चाहिए होती तफसील, तो इसके नीचे आते हैं सपोर्टिंग नोट्स, यानी ऊपर बुलेट्स आते हैं, ऊपर बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट बात आती है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्या आते हैं बेटा बोलो, नोट्स। ओके कौन सा रोल है, क्या काम करना है और सब बताइए। रोल तो वही है दोस्तों हमारा, जो पिछले सवाल में था वो क्या था दोस्तों, हम थे जी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर, चेयर थे किसके,
एडहॉक सब कमेटी, ठीक है, एडहॉक सब कमेटी थी, उसके हम पर्सन थे, ठीक है जी, ऐसा की बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ऑडियंस, ऑडियंस क्या है बेटा, लिखा ना कुछ तो इसमें नहीं, पूरे एनसीजी को जा रहा है, एनसीजी, नॉमिनेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। वैसे स्किल्स कौन सी बोली है दोस्तों, कमेटी। बेटा फॉर्मेट कौन सा बोला है दोस्तों, सर फॉर्मेट बोला है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। अच्छा नोट्स बोला है साथ में, यस, हमेशा ऐसे ही होता है, स्लाइड्स प्लस नोट्स। अगर उसने अभी तक नहीं किया ऐसा, बता रहा हूँ, बोले ना कि स्लाइड चाहिए नोट्स नहीं चाहिए, मतलब बोलेगा स्लाइड जैसे कौन चाहिए लेकिन नीचे कौन का पेपर नहीं चाहिए, तो वो साथ ही आएगा, लेकिन फिर भी कहना होगा, अगर खुद बोलते नहीं लिखना तो मत लिखना। टास्क व्हाट टू डू, मेरे दोस्तों व्हाट टू डू का जवाब बनना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव की कंट्रीब्यूशन टैलेंट मैनेजमेंट में, चीफ एग्जीक्यूटिव टैलेंट मैनेजमेंट, ये पूरा एक टॉपिक है दोस्तों, टैलेंट मैनेजमेंट और एंड सीईओज कंट्रीब्यूशन। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, आगे भी है टैलेंट मैनेजमेंट एंड चेंज प्रोग्राम, बस टैलेंट चेंज प्रोग्राम। क्वेश्चन वर्क दोस्तों, क्वेश्चन वर्क क्या आया है हमारे पास, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, बेटा मार्क्स कितने हैं, 6+2। दोस्तों और से देखें, ऐसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर हुए, एडॉक सब कमेटी है, ऑडियंस है, एनसीजी, प्रोफेशनल स्किल्स है, फॉर्मेट है, टास्क है, क्वेश्चन वर्क है और मार्क्स है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हम पूरा करेंगे इसी तरीके से जी। लिखा हुआ है इट इज नाउ 3 मंथ्स लेटर, देखो टाइमलाइन चल रही है। A new chief executive has been appointed and is working closely with the board of directors and directing them therefore to improve performance. By new chief executive आ गए, you are an internal auditor working for the audit and risk committee of rail। आप audit and risk committee के लिए काम कर रहे हैं ऑफ रेल को, ठीक है। अब क्या बातें पढ़े, the new chief executive asked the financial controller of Railco to produce a spreadsheet which analyzes the ticket sales and rail usage by station within the Beeland rail network and which also analyzes the estimated levels of fraud occurring across the railway network। ठीक है जी, आ गया रिक्वायर्ड गेम शुरू। आप खुद कौन हो, पीछे बताया कुछ, यू आर एन इंटरनल ऑडिटर, बोला क्या, आपको ऑडिट एंड रिस्क कमेटी के चेयरमैन ने ये कहा है कि आप फाइनेंशियल कंट्रोलर्स की फाइंडिंग को रिव्यू करो और एक रिपोर्ट प्रेजेंट करो जो आपको ये कहे क्या। मैं इसको लिख रहा हूं,
आप भी शुरू करें। इंटरनल ऑडिटर, ऑडियंस हो गई दोस्तों, चेयरमैन ऑफ ऑडिट एंड रिस्क कमेटी, राइट? चेयर ऑफ ऑडिट एंड रिस्क कमेटी। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है दोस्तों? फर्स्ट स्किल्स है स्केप्टिसिज्म। दोस्तों फॉर्मेट क्या है? सर जी फॉर्मेट है सर रिपोर्ट। टास्क क्या है? टास्क सर टास्क है सर ये है कुछ हमें ये करना है कि हमें एनालाइज करनी कुछ चीजें, हमें स्प्रेडशीट को एनालाइज करना है। स्प्रेडशीट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, जो भी फाइंडिंग्स है लिखी है तो हम उस पर बात करेंगे। और वर्ड कौन सा है? एनालाइज और एक्सप्लेन। मार्क्स क्या है दोस्तों? 8+2। चेक करें जी। Internal auditor, audience is chair of audit in this committee. Personal skills are capitalism skills, report format है, task what to do, spreadsheet and its implications, question work, analyze and explain, और marks 8+2। दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट आता है, जल्दी से फिल करें 7 बातें। बी पार्ट में जल्दी से 7 बातें फिल करें। फॉर्मेट पहले वाला ही चल रहा है दोस्तों, रिपोर्ट ही चल रही है, वो रिपोर्ट के ही ए और बी पार्ट नहीं है। टास्क क्या है बेटा इसमें? सर टास्क ये है कि safeguards to safeguards for fraud।
हाँ जी दोस्तों, चेक करें। सो इंटरनल ऑडिटर है, ऑडिट एंड रिस्क कमेटी ऑडियंस है, प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो है कमर्शियल एक्यूमेन, फॉर्मेट रिपोर्ट है, और टास्क व्हाट टू डू है वो है सेफगार्ड्स और फ्रॉड बताने हैं, क्वेश्चन वर्क रेकमेंड है, और मार्क्स है 8 और 2। आखिरी सवाल है बस इसका, क्वेश्चन 5A। अब आप गौर करें, 4A 4B, 3A 3B, 2A 2B, 1A 1B, और इवेंचुअली 5A 5B। मुझे पता है पूरे सवाल में 10 पार्ट है, इसका मतलब 10 सवाल, तो 100 मार्क्स 10 पैकेजेस में जाएंगे, तब जाके वो 100 बनेंगे। ऐसे ही है भाई, एक बात हो गई। दूसरी बात, ये गुड न्यूज भी है। तो वो कैसे गुड न्यूज है भाई? गुड न्यूज है यार दोस्तों, ये गुड न्यूज इसलिए है कि आपकी एक रिक्वायरमेंट 15 16 20 मार्क की नहीं होगी, छोटी छोटी 8+2 चल रहा है usually। अगर किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट गलत हुई ना, तो वो ज्यादा से 10 मार्क्स के साथ लूज करेगा। ये जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ना, इंशाल्लाह आएंगी, वही डेंजरस होती है। एक रिक्वायरमेंट है जो आप देखेंगे, मैं मेरे साथ आप करेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, 20+4 24 मार्क। 24 मार्क आपके पासिंग मार्क का तकरीबन 50% है। वो जब रिक्वायरमेंट आएगी ना, उसमें आपने ऐसा ऑन टोज रहना है, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग में कोई पॉइंट मिस हो गए तो आप 20 मार्क पूरे कैसे करेंगे? फिर तो सवाल बहुत छानना पड़ता है दोस्तों। ये मतलब चाहे रिक्वायरमेंट, दुआ ये नहीं करेंगे ना छोटी है ना बड़ी है, ये भी नहीं बोल रहे कम है ज्यादा है, मतलब हमारा पेपर पास हो जाए फर्स्ट टाइम, दुआ हमारी पसंद की है। स्टूडेंट ये तो कुछ भी नहीं कहो, ये इंडस्ट्री आ जाए फलाना आ जाए, आपको नहीं पता क्या किस में, आपने प्रैक्टिस करनी, पेपर लगे देना है और पेपर पास करना है। लेकिन हर चीज का अपना चैलेंज है, छोटी रिक्वायरमेंट का अपना चैलेंज है, बड़ी रिक्वायरमेंट का अपना चैलेंज है। क्वेश्चन 5 पे कहता है, यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बदल दिया रोल। ये आपका पूरा अलग टॉपिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके लिए अलग से डेडिकेटेड लेक्चर्स है, और जो चैप्टर 15 के नाम से डीबी की बुक में इंतहाई बारे में लिखा हुआ है, और जिसके बारे में मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबसे सबसे वियर्ड तरीके से पैथेटिक वे में लिखा जाता है, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक फील्ड है। वो फील्ड ऐसी है जिसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं, पीएमपीज। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को छोटा करके सब्जेक्ट भी नहीं बनाया, उस सब्जेक्ट का चैप्टर बनाया, समेटना इतना आसान नहीं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक से सबसे वेयर्ड है, या आप जब मेरे क्विक विंस भी देखेंगे, चीजें देखेंगे, आपको पता चल जाएगी बात। इसमें कमाल ये है कि जिन्होंने ऑफिस में काम किया है, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, अगर उन्होंने कुछ देखा है थोड़ा बहुत कि कोई इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, कोई बाहर से टीम आती है, तो कैसे इदारे का माहौल बन जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, आप और मैं सब घर में तो रहे हैं ना, हमारे घर में सुकून की जिंदगी चल रही थी। हम एक टाउन हाउसेस में रहते हैं, लेकिन टाउन हाउस डबल स्टोरी है, ऊपर एक और फैमिली है, नीचे हम है। ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि हमारे एक बड़े वॉशरूम के अंदर ऊपर से पानी आ जाता है। अब मुसीबत, उनका भी बाथरूम तोड़ा जाएगा, हमारा भी टूटेगा। या फ्लैट्स में रहते हैं और पूरी बिल्डिंग में सीपेज आ जाती है, लीकेज हो जाती है, तो आपको पता है वो कितनी मुसीबत के यहाँ, यानी कि टेस्टिंग है यहाँ होते ही। घर के खवातीन और घर वाले उन्होंने खाना को भी देखें, फिर बाहर से आए हुए प्लम्बर्स को भी देखें, आपने अपने घरों में पेंट भी देखा है, किचन बनना भी देखा है। वो डेज टफ होते हैं, इदारों में भी ये दिन टफ होता है, जिन दिनों इम्प्लीमेंटेशन चल रही होती है, जिन दिनों कोई असाइनमेंट आए हुए होते हैं, आपको अच्छा खासा खून जलाना पड़ता है। यानी 9 to 6 तो आप बैठते ही हो, 6 बजे का अभी बैठते हो, रिलैक्स होते हो, प्रोजेक्ट टीम आ जाती है, सर आपका आप सुबह से वेट कर रहे हैं, आपने टाइम नहीं दिया, हम प्रोजेक्ट के लिए आए हैं, बताएं इसका इनपुट दें। अब रात 9 बजे तक उनके साथ भी बैठते हो, तो एम्प्लॉइज डबल कंज्यूम होते हैं। तो
नॉट टू कोट एनी स्टोरी राइट नाउ, वक्त पे सुनाऊंगा स्टोरीज की, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज है। तो बस इतना समझ में आया है सबको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेट जब भी किसी कंपनी में होगी, प्रोजेक्ट डिफरेंट फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? सेल्स कब तक होगी? कयामत तक, यानी कंपनी जब तक मरेगी नहीं तब तक सेल्स है। परचेजिंग कब तक होगी? जब तक कंपनी है। सर मार्केटिंग कब तक होगी? जब तक कंपनी। एचआर कब तक होगा? जब तक कंपनी। आईटी कब तक होगा? कंपनी। पेट कब तक होगा? जब तक पेट कंप्लीट हो जाता है फिर वो पेट खुल जाए, डेली पेट नहीं होता। कंपनी में तार किस दिन बिछेंगे? जब सर वो नई मशीनरी लग रही हो, फिर मशीनरी लग जाएगी, फिर वो लोग चले जाएंगे। ये है प्रोजेक्ट जिनकी डिफाइंड स्टार्टिंग है, डिफाइंड एंडिंग है। और ये प्रोजेक्ट्स ऑपरेशन को अच्छा करने के लिए बनाया जाता है, अंडरटेक किए जाते हैं। यानी प्रोजेक्ट्स के पीछे नीयत होती है कि हमारे ऑपरेशंस अच्छे हो जाए, प्रोजेक्ट के पीछे नीयत ये होती है हमारे ऑपरेशंस एडवांस हो जाए। लेकिन चलने वाली चीज का नाम क्या बेटा बताओ? ऑपरेशंस। और प्रोजेक्ट वो वन ऑफ एक्टिविटी होता है जो किसी मकसद के लिए अंडरटेक किया जाता है। किचन बनाना मकसद नहीं है, किचन में डेली खाना पकना मकसद है, वो डेली बनता है, जब तक घर रहेगा तब तक बनेगा। वॉशरूम यूज होगा, किचन यूज होगा, टॉयलेट रूम यूज होगा। लेकिन ड्राइवर की सर हमने रेनोवेशन करवाई कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में प्रोजेक्ट। गाड़ी का चलना ऑपरेशन, गाड़ी एक दिन जाके पूरी व्हील अलाइनमेंट और सब कुछ करवा के आया। दैट्स बेटा सबको क्लियर हो गया? इंसान की जिंदगी में एक प्रोजेक्ट है। साथ गए बहुत बड़े पिकनिक से घूम कर आ गए, बिल्कुल काले हो गए, और कोई इन्होंने सन शेड वेड नहीं लगाया था। अब इनको फिक्र है मेरी पिक्चर इतने फिल्टर के बाद भी खराब आ रही है, तो ये एक दिन चले गए पूरे दिन, वहां से लेके फिर पेडिक्योर तक सब कुछ करा दिया था। फिर आए वापस, तो ये प्रोजेक्ट पे गए थे। अब मैं बोलूँ साथ तुम वही हो, कितने बदल गए। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट है जिससे ये होकर आए, इससे डेली के ऑपरेशन। ठीक है, आज यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर वर्किंग फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रेल। Direct requirement पड़े। You have been asked by the director of projects and infrastructure to write a business case to the board in which you will क्या करेंगे आप? Justify करेंगे why the investment in online ticket sales could assist rail company in producing detailed and timely customer data to assist in customer relationship management। दोस्तों रादर ये कि मैं आपको ये बोलूं, मैं कहूंगा कि आप काइंडली इसको वापस खुद पढ़ें एक दफा प्लीज। बेटा प्रोफेशनल स्किल के मार्क्स कितने हैं इसमें? सर इसमें 2 मार्क्स प्रोफेशनल स्किल्स के हैं। कौन सी स्किल्स है? ओके, लेट्स सिलेक्ट डाउन। रोल कौन सा है बेटा? प्रोजेक्ट मैनेजर। अच्छा जी, ऑडियंस क्या है? बोर्ड। प्रोफेशनल स्किल्स क्या है? सर इवैल्यूएशन स्किल्स। सर फॉर्मेट क्या है? सर बिजनेस केस।
task, what to do, so what to do. जी 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 क्या बोला है? हमें इन्वेस्टमेंट की जस्टिफिकेशन है, इन्वेस्टमेंट जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन का वर्ब क्या कहता है? जस्टिफाई। मार्क्स कितने हैं? 8+2। बेहतरीन हो गए दोस्तों, मुश्किल तो नहीं यहाँ तक। आए स्क्रीन देखें जी भाई, सब लोग देखें। हम्म, सही है। साथ सब लोग समझ रहे हैं भाई दोस्तों, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? फ्रॉम ए टू जी एवरीबडी शुड बी ऑन सिंगल पेज। आखिरी रिक्वायरमेंट, कैसा थकाता है एसबीएल? कैसा? डे वन से फीलर दूंगा, देना शुरू कर दिया है। जो वाकई इरादे के पक्के वही खड़े रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। इस बी को करें, बी को जल्दी से सॉल्व करें। जी बेटा, बी के अंदर रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर का, ऑडियंस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्किल्स है कम्युनिकेशन, फॉर्मेट है बिजनेस केस डॉक्यूमेंट, टास्क है पीआईडी बनाना है, क्वेश्चन वर्ब है प्रोड्यूस, और मार्क्स है 8+2। ये इस एसबीएल के सवाल की हो गई समरी। ये आपने कर लिया, इसको डिवाइड ब्रेक कर लिया, तोड़ दिया। इसके आगे तो जो बच्चा यहां तक पहुंचता है, इसके आगे तो बोलते हैं गेम तो अब शुरू होगी, एग्जिबिट पढ़ाना शुरू कर। अब जब आप गौर से सारी रिक्वायरमेंट्स बेटा पढ़ चुके होते हो ना, तो अब आप देख रहे होते हो कि मुझे इनको ढूंढना है इन एग्जिबिट, यानी एग्जिबिट 1। अब सिर्फ खाली एक नजर देखना है। और बोर्ड का जिक्र आया, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन है और बोर्ड कमेटीज क्या क्या है, उनकी तफसील आ रही है। रेल कंपनी ट्रस्ट बोर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट है, इज रेल कंपनी गोइंग ऑफ द रेल्स, तफसील आ जाएगी उसकी। और उसके बाद फिर एग्जिबिट 3 आया जो सर्वे था। एग्जिबिट 4 आया बोर्ड कंपनी मिनट्स, मीटिंग मिनट्स में क्या हुआ, किसने क्या बात की।
अब यहाँ से बात शुरू होगी। चेयरमैन ने डिस्कशन शुरू की थी, फिर चेयरमैन ने कंसर्न्स रेज किए। ऑडिट एंड रिस्क कमेटी प्रोवाइडेड बाय चेयर उसने बोला एसएससी यानी कि जो सेफ्टी वाली कमेटी है, यानी एसएससी कमेटी वाला, उन्होंने बात की। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ने बात की। अदर बिजनेस का मतलब होता है और क्या क्या बातें हो, अरे माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम से काम रखो। इसलिए अदर बिजनेस मींस सर आप ये करते हैं सर, एनी अदर बिजनेस, इसका मतलब नॉट जस्ट कि मैं कोई कारोबारी काम करता हूँ वो बताऊँ, इसके अलावा मेरी क्या मसरूफियात है वो बताएं। तो एनी अदर थिंग व्हिच वाज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वो जिक्र आया। ये जो, और फिर मीटिंग 4:30 बजे खत्म हुई और मिनट्स किसने सबमिट किए? जेबी ने सबमिट किए। एग्जीबिट 5 पर्सन स्पेसिफिकेशन है, ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज स्किल्स ऐसी चाहिए, पर्सन क्वालिटी ऐसी चाहिए। दोनों की सीरीज की समरी है और इनकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस है। फिर एग्जीबिट 6D भी है और यहाँ पे जब केस खत्म होता है दोस्तों, आपने इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा काम किया है कि जिसके बाद अगर अपने आप से आप पूछे यार मैंने कितने परसेंट मेरे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। माँ अपने बच्चे को रोजाना चेक करके इंची टेप से कितना बड़ा हो रहा है, 3 महीने हो गए, बीवी गोद में ही है, तो इतना बड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, माँ को सब्र करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बेटा ये सब्जेक्ट भी प्रिपेयर होगा, आपको थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त लग के फिर चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर भी हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। मेरा यहाँ पे होमवर्क होता है। होमवर्क ये होता है कि अब पूरा सवाल एक दफा आप पढ़ लें, आपके पास मेरे नोट्स मौजूद हैं, चीजें मौजूद है सारी, आप ये पूरा सवाल एक दफा पढ़ेंगे, सिर्फ पूरी स्टोरी आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी जहन में मतलब याद नहीं करना, बस आपने पढ़ा हुआ। अगर आप रीड कर लेंगे तो होगा क्या, मैं लेक्चर देते हुए बार बार कोशिश करूंगा घुमा के कोई ऐसी बात करूं कि उस सवाल का जिक्र है जो आपने पढ़ा हुआ है, वो बहुत रेलेवेंट फील होता है। उससे साइकोलॉजी कहती है प्रिपरेशन अच्छी होती है, बिकॉज यू आर गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ समथिंग जो स्टूडेंट्स के जहन में ऑलरेडी है, का फायदा होता है। बाहर की एग्जांपल्स तो काम आती है, ये बहुत हेल्प करता है। तो बस इस मैसेज के साथ कि इसके आगे डीब्रीफ होगा, इसके आगे रेल को का डीब्रीफ लेक्चर होगा। यहाँ पे रोकते हैं और 7 थिंग्स कोशिश करें डीसीएस की करें। सर व्हाट इज डीसीएस? मैं आपको बताता हूँ डीसीएस क्या होता है। दोस्तों दोस्तों ये क्वेश्चन है डीसीएस, ये स्पेसिमेन 1 है, इसको पूरा रीड नहीं करना, बस इस पे एक मैसेज है कि आप इसकी 7 थिंग्स निकाल के रेडी रखिएगा। 7 थिंग्स निकाल के रेडी रखिएगा। इसमें 3 ही क्वेश्चन है। देखो एग्जिबिट शुरू हो गए, एग्जिबिट चल रही है, पहले एग्जिबिट खत्म, दूसरी एग्जिबिट शुरू हुई, दूसरी एग्जिबिट के बाद तीसरी एग्जिबिट आई, चौथी एग्जिबिट आई, और जाकर जी यहाँ जाकर एग्जिबिट 5 आई। चल रहा है एग्जिबिट 6 आई और यहाँ जाके जी कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपको एटलीस्ट ये समझ में आ गया कि क्वेश्चंस एसबीएल में सेट कैसे होते हैं। ऐसे ही बेटा एसबीएल में क्वेश्चन सेट कैसे होते हैं। कल यानी कि यहाँ तक पहुंचने के बाद आगे मैं बताया करता हूँ कि स्टूडेंट्स जिन्होंने एसबीएल पास किया वो कैसे किया। इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला और फिर आगे मूव करेंगे। यहाँ तक आपके पास एक दफा अपने रेलको का क्वेश्चन पढ़ना है और डीसीएस में 7 थिंग्स निकाल के नोट करनी है कि इसके बाद आप नेक्स्ट सेशन देखेंगे, नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह।